अ, आप सबों का विषय लेखक संघ के इस आयोजन में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम भी स्वागत कर रहा है आप लोग का गर्जन के साथ। अ, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सब रघु की बात तुमको से परिचित है। प्रसिद्ध अफ्रीकन राइटर, मिल्ता केनिया के रहने वाले और अफ्रीकन लिटरेचर में बहुत जबरदस्त इनका योगदान रहा है। अभी पिछले 28 मई को इनका देहांत हुआ। लगभग 86 87 साल की उम्र इनकी हो गई। और अफ्रीकन लिटरेचर में एक तरह से कही कि बहुत बड़ा बदलाव। एक तरह से लिटरेचर में इनको कई लोग मानते हैं लेखक, कई लोगों ने लिखा भी कि सिर्फ लेखक नहीं, मिलिटेंट की तरह ये काम करने वाले राइटर है, जिन्होंने पूरे अफ्रीकन लिटरेचर में किसानों, मजदूरों, गरीबों, मजदूरों की बात की अपनी राइटिंग्स में। और ये अंग्रेजी में लिखते थे, लेकिन बाद में इन्होंने वहाँ की जो बोली है, भाषा है स्थानीय, किक्यू शायद उसका नाम है, उसमें इन्होंने जब लिखना शुरू किया। जब तक अंग्रेजी में लिख रहे थे तब तक तो लोगों को इतनी दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपनी भाषा में लिखना शुरू किया तब ज्यादा दिक्कत साम्राज्यवादी लोगों को होने लगी। जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जो लोग थे, वो ज्यादा परेशानी में रहे और अपनी राइटिंग्स की वजह से इनको बहुत ही झेलना पड़ा। 68 से इन्होंने अपना लेखन शुरू किया। Being not the child, petals of blood, Decolonizing the Mind, इनका बहुत ही प्रसिद्ध एक किताब है जो दुनिया भर में लोग पढ़ते हैं। और उसने साहित्य में पूरे अफ्रीकन किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, और खासकर जो बाहरी मुल्क, बाहरी ताकत, साम्राज्यवादी ताकत का जो कब्जा एक तरह से पूरे अफ्रीकन कंट्री पर था, उसके खिलाफ लोगों को इन्होंने लामबंद करना शुरू किया अपने लिटरेचर के माध्यम से। अब तब ज्यादा और बहुत ही जुल्म इन पर हुए, बहुत ही अत्याचार हुए। तो आज इन पर हम बातचीत करेंगे। मैं आप सबों का एक बार से स्वागत करता हूँ। मैं सुबोध मालाकार जी से गुजारिश करूंगा, जो जेल में फिर से रहे हैं और अफ्रीकन स्टडीज का अध्ययन है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप मंच पर तशरीफ रखें। जी। शोभन चक्रवर्ती जी हमारे बीच हैं पटना विश्वविद्यालय से। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप, और विजय बाबू हमारे बीच आइए। आपसे आग्रह है कि आप मंच पर तशरीफ लाएं। और सतीश जी से आग्रह है कि मैं अपने सभी अतिथियों का, आप सब जो आप यहाँ बैठे हैं, रघुनाथ राय जी हैं, राजीव जी हैं, भूषण जी, सुधीर, हाँ, राजीव जी को हमने कहा, राजीव जी भी आ रहे हैं, पानी पीने गए बाहर। तो एक बार फिर से अपने सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। और की कलाकार जी हैं तो और ज्यादा विस्तार से उनकी राइटिंग्स के अलावा जो पूरा अफ्रीका के जो हालात रहे हैं, जो भी हैं, उस पर भी बात रखेंगे। इन्होंने कई सारे नाटक भी लिखे हैं, द ब्लैक हर्मिट, और भी कई सारे। हमको एक बार मौका, आज से 20 साल पहले हमने ब्लैक हर्मिट नाटक किया इनका, लिखा पटने में, उससे प्रदर्शन लोगों ने द ब्लैक हर्मिट का किया था। तब 20 22 साल पहले की बात है भाई। और किस तरह से इनके नाटकों में, इनकी कहानियों में हम लोग मालूम है कि बहुत सारे जुल्म हुए इनके परिवार के ऊपर। और मतलब इनकी पत्नी के साथ लोगों ने फिजिकली असॉल्ट किया, बहुत मतलब इस हद तक बहुत ज्यादा विस्तार से बताएंगे, उनके ऊपर हमले हुए। फिर भी आजीवन लड़ते भिड़ते रहे और अपने लेखन के माध्यम से बहुत ही बदलाव सेंटर में लाया पूरे अफ्रीकन इश्यूज को, अलग अलग उपन्यासों। तो मैं इस विषय में बातचीत रखने के लिए सबसे पहले मैं शोभन चक्रवर्ती जी से गुजारिश करूंगा, अपने विश्वविद्यालय में जब मैं आए, तो जो भी बात हम लोग की बात, शोभन चक्रवर्ती, इनके नाटक के प्रदर्शन दुनिया भर में होते रहे। पटने में तो हुआ ही है,
अलग अलग पूरे दुनिया भर के हिस्सों में इनके नाटकों पे प्रकाशन। डिकोलोनाइजिंग द माइंड इनका बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना है। मैं शोभन चक्रवर्ती जी से गुजारिश करूंगा क्या कहा और मार्क्सिज्म का एक अफ्रीकन वेरिएंट जो फ्रांस फेनन को मशहूर किए हुए हैं, या एक स्पेशल वेरिएंट जो अफ्रीकन मिलियू में, उस परिवेश में मार्क्सिज्म को 20वीं सदी के दूसरे अर्थ में मशहूर किया है। तो उसको मैं मतलब ज्यादातर अफ्रीकन कॉलोनीज के लिबरेशन के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। तो वो एथनिस्ट मार्क्सिज्म इनका आधार रहा है, जितना मैं समझता। तो सबसे पहले तो मैं जो बात करना चाहूंगा वो ये है कि किसी एक राइटर खाली लिखने के लिए अपने ही देश में, आजाद देश में, अपने ही सरकार द्वारा जो खाली लिखने के लिए जो पीड़ा उनको पीड़ा सहन करनी पड़ी है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण रहा है। जैसे कि जयप्रकाश जी कह रहे थे कि ये ऐसा राइटर है जिनको जेल जाने से लेकर के नाटक की प्रस्तुति के लिए मंच को ध्वस्त कर दिया जाता है, को लेकर के इनकी वाइफ को फिजिकली असॉल्ट किया जाता है, इसको लेकर के क्या क्या नहीं सहना पड़ा खाली लिखने के लिए साहित्यकार के रूप में या नाटककार के। ये शायद इतिहास में बहुत कम लोग इस तरह की जो ऐतिहासिक दस्तावेज हम लोगों के साथ है उसमें से उदाहरण कम मिलेंगे। तो ये जो पूरी घटना घटती है इनके ऊपर अटैक का, इनका अरेस्ट करने का, वो घटता है एक नाटक जो 1972 में आया था जिसका नाम है आई विल मैरी व्हेन आई वांट। और स्वाभाविक है कि मैं अंग्रेजी ट्रांसलेशन में जो टाइटल नोमेनक्लेचर और टाउन्स यूज किया गया है उसको आधार मान के मैं बता रहा हूँ कि वो एक ऐसा राइटर है जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म को उस तरह से नहीं लिए जिसमें नियो कॉलोनिज्म हाजिर है। मतलब पोस्ट कॉलोनियलिज्म को हम लोग पोस्ट और कॉलोनियलिज्म इसके हाइफन में भी पढ़ते हैं और कंटिन्यूअस में भी पढ़ते हैं। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म अगर कंटिन्यूअसली पढ़ा जाए तो बहुत सारे कॉलोनियल ट्रेड्स, इंपीरियल ट्रेड्स जो कॉलोनियलिज्म के अंदर हासिल था वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर भी आ जाता है। जबकि दिखता है कि हम लोग पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है, सरकार हमारी है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि सरकार के अंदर हाजिर है, उनके भाषा अलग है, उनका चमड़े के रंग अलग है, पर व्यवहार जो करते हैं, सरकार चलाने के जो मोडस ऑपरेंडी कहते हैं, वो कॉलोनियलिस्ट से बहुत ज्यादा उसमें अंतर नहीं देखा जाता है। और किसी भी देश को, पोस्ट कॉलोनियल कंट्री को हम लोग अगर देखेंगे तो उनका कम से कम 2 पीढ़ी के राइटर्स में जो दिखता है भाषा वो इस्तेमाल करते हैं इंटेलेक्चुअल या लिटरेरी डिलिबरेशंस के लिए, उसमें भाषा भी ज्यादातर केस में कॉलोनाइजर्स के ही होते हैं। भारत में भी वो सेम चीज देखा गया है। तो यिकुयु करके इनका जो अपना भाषा है उसमें वो लिखना शुरू किए। इनका एक अनुभव रहा, एक अनुभूति रहा कि अंग्रेजी में लिख करके हम लोग पोस्ट कॉलोनियलिज्म
कंटिन्यूअसली अगर पढ़ा जाए, उसको अनुभव किया जाए, तो वो शायद अचीव कर भी ले। पर आजादी जिसको कहते हैं, सही मायने में आजादी जिसको कहते हैं, कल्चरल आजादी जिसको कहते हैं, फ्रीडम इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं, उसको हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉलोनियलिज्म कोई जरूरी नहीं है डीकोलोनाइजेशन लाएगा। डीकोलोनाइजेशन, पोस्ट कॉलोनियलिज्म मतलब ये है कि हम लोग इस तरह की शर्ट पहनेंगे, जूता पहनेंगे, चप्पल पहनेंगे, ट्राउजर्स पहनेंगे, वो सारा का सारा जिसको कहते हैं उन लोगों का नकल, जो कॉलोनाइजर्स है उन लोगों का नकल करते हुए करेंगे। तो इसको रश्मि जैसे कहते हैं कि मिमिक में, ठीक है, मिमिक में है कि हम लोग मिमिक्री करते हैं, हम लोग मिमिक्री करते हैं। और मिमिक्री में एक कुछ थ्योरिस्ट ये बोलते हैं कि मिमिक्री में एक दम इस बात की रहती है, जो आजाद लोगों के फ्री इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो मिमिक्री उस तरह से करते हैं कि जो उनका कॉलोनियल लैंड जो लॉर्ड्स थे उनको भी वो सरप्लस कर जाते हैं। तो कहने का मतलब उस टाइम का पोस्ट कॉलोनियल डिलिबरेशन से बिल्कुल अलग हटके वे एक नई धारा लाए थे, जिसको हम लोग डीकोलोनाइजेशन के साथ जोड़ सकते हैं। उसमें सबसे एक काम जो अहम काम किए हैं वो है कि भाषा को ही त्याग दिए और अपने जो भाषा है उस पर वो उसमें भी लिखना शुरू कर दिया, लिटरेचर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। तो ये 1970 में होता, और 1977 में हम लोग देखेंगे कि ये जो नाटक की मैं बात कर रहा था, आई विल मैरी व्हेन आई वांट, इसमें बार बार उनका एक चेतना रहा है कि अगर डिकोलोनाइज खुद को हम लोग को करना होगा, अगर प्री कॉलोनियल जो सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें अगर लौटना होगा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि जो इंपीरियलिस्ट ट्रेड्स है उनको खत्म करेंगे हम। क्योंकि इंपीरियलिज्म के साथ प्लंडर यानी लूट की भावना, उसके साथ साथ कैपिटलिस्ट जो लूटने वाले होते हैं वो भी आ जाते हैं। और कोई जरूरी नहीं होता है कि वो लोग बाहरी, जैसे कि मैंने कहा कि अपने लोग, अपने देश के जनप्रतिनिधि, अपने अलग चमड़े के रंग वाले लोग, अलग दिखने वाले लोग, वही लोग उसको मिमिक कर लेते हैं। तो चंद फ्री इंटेलेक्चुअल्स जितना भी इसका विरोध करना चाहे, सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मदद के साथ वो लोग देश को देते हैं। और देश को लूटने का मतलब खाली देश की संपत्ति लूटना नहीं, साथ ही साथ देश की जो कल्चर, जो संस्कृति है उसको भी लूट लेते। तो इन्होंने दिखाया कि एक पीसेंट समुदाय, खेत मजदूर समुदाय, उनकी प्रोलेटराइजेशन किस तरह से हो रहा है पेटी जो कैपिटलिस्ट के द्वारा, वो उन्होंने दिखाया है, प्रस्तुत करना चाहे हैं आई विल मैरी व्हेन आई वांट इस नाटक के अंदर। और इसमें देखा जाता है कि 1.5 एकड़ के जमीन एक इस खेत परिवार के पास था, और उसी में खेती करके उनका परिवार चल रहा था। और जब जापानीज और अमेरिकन, ब्रिटिश, फेडरलिस्ट, कैपिटलिस्ट फोर्सेस आते फैक्ट्री बनाने के लिए, नया एंटरप्राइज खोलने के लिए, तो 1.5 एकड़ जमीन इनसे छीन लिया जाता है। और ये बात हम लोग के अगर स्थिति में रहेगा तो 1952 में विमल राय का एक फिल्म आया था 2 बीघा जमीन करके, उससे ये आई विल मैरी व्हेन आई वांट, इसके जो लगभग प्लॉट स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। और एक तरह से ये 1952 में विमल राय का फिल्म और 1977 में आई विल मैरी व्हेन आई वांट ये नाटक, ये दोनों भारत को शायद केनिया से जोड़ देता है।
परिणाम क्या हुआ? ये नाटक बहुत ही सफल रहा, बहुत ही पॉपुलर रहा। 2 अक्टूबर 1970 को इसका पहला मंचन हुआ था और 16 नवंबर 1977 को इसको बैन कर दी जाती है और 1963 में केन्या आजाद हो चुका है। 1977 में ये नाटक किया जा रहा है पर सरकार को चूक रही थी। सरकार को चूक रही थी इस बात, खाली इस बात में कि ये नाटक के अंदर इंपीरियल पॉलिसीज जो है, नियो कॉलोनियल, मतलब पॉलिसी तो कॉलोनाइजर का ही है, हम लोग अपना लिए, अपने जनप्रतिनिधि अपने सरकार को अपना लिए। खाली उसका विरोध इस नाटक के माध्यम से हो रहा था ऐसी बात ही नहीं, ये लोकप्रिय हुआ जा रहा, होते जा रहा। तो लोकप्रिय हो जाने का मतलब ये होता है कि जो विरोधाभास है उसके अंदर उसको जन जन तक पहुंचा देना और जनता के बीच में से रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं पैदा हो जाता। इस डर के मारे में लगता है कि 1977 की 16 नवंबर को इनको बैन कर दी जाती और द लास्ट डे ऑफ 1977 31 दिसंबर 1977 को थियो अरेस्ट हो जाते हैं और लगभग उसके 1 साल बाद तक वे जेल के अंदर या हाई सिक्योरिटी के अंदर, हाउस अरेस्ट के अंदर रहे। तो सरकार इतना भयभीत हो गई थी अपने सरकार कि अपने देश के इंटेलेक्चुअल जो है उनको कारागार के अंदर रखना पड़ा, इस भय से कि कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि का नींव वो फिर से रख ना दे। इस अरेस्ट की स्थिति में जेल के अंदर वो जब थे तब वे जो टॉयलेट पेपर होते थे उसमें अपने रचनाएं जो है उसको लिखते थे। तो 2018 में भारत वो आए थे और दिल्ली और कलकत्ता दोनों शहर में कुछ समय बिताए थे और कुछ समय साधनवा देशपांडे जो कि सफदर लक्ष्मी के साथ नाटक किए हुए हैं, वे सीगाल की तरफ से उनको भेजा गया था उनसे बातचीत करने के लिए। तो उन्होंने उनको पूछा था कि ये कैसे संभव है कि टॉयलेट पेपर जो कि बहुत महीन होता है, फ्लिमजी होता है और कोई भी तरल चीज को वो अब्सॉर्ब कर लेता है बहुत जल्दी, इसलिए वो टॉयलेट पेपर है ही है, उस पर कैसे आप तो उन्होंने कहा कि टॉयलेट पेपर के नाम से आप जो समझ रहे हैं उस तरह के टॉयलेट पेपर हम लोगों को जेल में नहीं उपलब्ध कराया जाता, वो बहुत ठीक होता था और वो हम लोगों को या हम लोग की बॉडी पार्ट को आहत करने के लिए दिया जाता था, एक तरह से फिजिकल टॉर्चर का एक नामांतर। तो मैं अगर कोट करूं उनका आर्टिकल से, अंग्रेजी में ही बोलता, देशपांडे जी उनको पूछ रहे थे, I asked and I quote, I asked Yugi how on earth he wrote on toilet paper, which is so flimsy and highly absorbent. He laughed and said, not the toilet paper they gave us in jail. It was hard and thick. इतना तक मैंने बता दिया।
पर लास्ट सेंटेंस बहुत सुनिएगा, डीकोलोनाइजेशन को प्रत्याघात के रूप में, इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में हथियार के रूप में वो अपने राइटिंग इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं, इट वॉज मेंट टू हर्ट आवर बॉन्स, आई यूज्ड इट हॉट डेयर्स। जो टॉयलेट पेपर हमको आघात देने के लिए उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया था, हमने उस टॉयलेट पेपर को पर लिख करके रचनाएं अपने उनको आघात देने का काम किया। तो इस तरह की मेंटलिटी और स्ट्रेंथ के राइटर भी थे। कल्चर की बात की जा रही है तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम पहले ही बोले हैं कि कल्चरल फ्रंट पर जो लड़ रहे हैं इंपीरियलिस्ट के अगेंस्ट में, न्यू कॉलोनाइजेशन फोर्सेस के अगेंस्ट में, जिसमें क्यों एक तरह से क्रोधा है, उनके ऊपर किस तरह से टॉर्चर हुआ है कि कल्चरल हथियार को इस्तेमाल करते हुए लोगों में विरोध का जो चेतना उनको वो जगह ना दे, इसके लिए। पर फिर जिसको हम लोग कहते हैं कि रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस का इस्तेमाल करते हुए, पुलिस सैन्य बल का इस्तेमाल करते हुए जेल में भेजा गया, उनकी वाइफ के ऊपर फिजिकल असॉल्ट हुआ। तो कल्चर या कल्चरल रेजिस्टेंस ही काफी नहीं, और ये हमको लगता है आज के डेट में बहुत ज्यादा मेरे अंदर कभी होता है कि खाली और खाली कल्चरल रेजिस्टेंस ही काफी नहीं है, कुछ ना कुछ तरीके से संगठित करना और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं फिजिकल रेजिस्टेंस पैदा करना भी जरूरी है। और ये तब और प्रासंगिक हो जाता है जब बैनर में लिखा हुआ है एक किताब का नाम, वो है डीकोलोनाइजिंग द माइंड। डीकोलोनाइजिंग द माइंड ये इनका प्राइम थियोरेटिकल एक टेस्टिमनी है, जिस तरह से वो डीकोलोनियलिज्म या डीकोलोनियलिटी थियोराइज करने की कोशिश किए। वैसे थियोराइज शब्द बहुत सही नहीं है, क्योंकि डीकोलोनियलिज्म जो थियरी है, थियराइज करने का प्रयास है, उसको भी वो रेजिस्ट करना चाह रहे थे। ये इसलिए कि ये कोई एक तरह से थियरी ना बन जाए, कोई फॉर्मूला ना बन जाए। तो इंपीरियलिज्म, फिर कॉलोनियलिज्म, फिर उसके पोस्ट-कॉलोनियलिज्म एंड न्यू-कॉलोनियलिज्म के ये चारों अलग अलग स्टेजेस के थ्रू जो धारा एक ही तरह से दिख रही है, उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो डीकोलोनियलिटी उन्होंने कहा, जिसके माध्यम से वो पूरा का पूरा जो प्रकरण इस 4 स्टेजेस के थ्रू हो रहा है वो पलट देना चाह रहे हैं। और कल्चरल रेजिस्टेंस काफी नहीं है, क्योंकि कल्चरल रेजिस्टेंस ही रहना, खाली और खाली उसी का उपस्थिति ये काफी नहीं है, वो बार बार कहें। और हताशा इस प्रकार से इनके अंदर झलकता है, उनकी राइटिंग के अंदर झलकता है। डीकोलोनाइजिंग द माइंड इस पुस्तक के इंट्रोडक्शन खाली 3 पन्ने के, 3 पेज के इंट्रोडक्शन। मैंने अपने पेज तो अलग अलग संस्करण में अलग अलग वैरी कर सकता है, मेरे पास जो संस्करण है उसमें 3 पेज के हैं। और उसमें वो कहते हैं कल्चरल एकजुटता को इंपीरियलिस्ट साम्राज्यवादी ताकतें किस तरह से तोड़ देते हैं। और मैं उनको उस किताब से कोट कर रहा हूं, and I quote, oppressed and the exploited of the earth maintain their defiance, liberty from theft। जो लूट की बात हमने किया था,
उस लूट को कल्चरल एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट, ग्राउंड एक्टिविस्ट और जो सही में मटेरियली पीड़ित है, प्रोलेटेरिएट लोग कहते हैं, ऑपरेस्ट जिसको हम कहते हैं, उसको उन सबों ने उस थेफ्ट को, लूट को, चोरी को रोकने की प्रयास तो करते हैं, पर but the biggest weapon wielded and actually daily unleashed by imperialism against that collective defiance is the cultural bomb. वो कह रहे हैं कि कल्चरल रेजिस्टेंस पैदा करने की हम लोग प्रयास करते हैं तो कल्चरल बॉम्ब इधर से फेंका जाता है। और बम इस शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें खाली और खाली कल्चर के थ्रू रेजिस्टेंस पैदा करने की बात नहीं कही गई है। मुझे लगता है बॉम्ब मतलब उसमें फिजिकल आघात की बात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बोलना चाह रहा है कि गोली का जवाब कल्चरली हो पर गोला से देना जरूरी है। कह रहे हैं कि द इफेक्ट ऑफ कल्चरल बॉम्ब क्या है और इसका इफेक्ट क्या है, is to annihilate a people's belief in their names, in their languages, in their environment, in the heritage of struggle, in their unity, in their capacities, and ultimately in themselves. इसका सबसे खतरनाक जो इफेक्ट जनता के अंदर होती है वो ये है कि वो अपने आइडेंटिटी, अपने अंदर की जो ताकत है उसी पर विश्वास खो देते हैं। और उस समय इंपीरियलिस्ट जो लोग हैं, न्यूकॉलोनियलिस्ट जो लोग हैं, जैसे आज हम अपने देश के अंदर देख रहे हैं, वो रिलीजन को हथियार कर लेते हैं क्योंकि ऑपरेशन तो चलाना है ही। तो मार्क्सिस्ट या मार्क्स के टाइम को अगर लिया जाए तो ओपियम के रूप में इसको यूज किया जाएगा, अफीम के रूप में इसको यूज किया जाएगा, है धर्म। तो इसलिए वो कह रहे हैं इज होली, पवित्र क्या है, चोरी। लिखते हैं पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रायम्फ और विक्ट्री आर सीन एज रिमोट रिडिक्यूलस ड्रीम्स। जब आपने उनके तरह रिलीजन अपने अंदर में जो संस्कार हुए, समाज के अंदर बहुत वर्षों से चला आ रहा है जो संस्कार को यूज किया जाता हो, the inherited results are despair, despondency and collective death wish। तब लगता है कि लड़ाई करते करते थक चुके हैं और अब हम लोगों को एकजुट होकर के रेजिस्ट करने की जगह एकजुट होकर के मर जाना चाहिए। तो ये बात, ये डिकोलोनाइजिंग द माइंड किताब के इंट्रोडक्शन में वे लिख रहे हैं। 1963 में 1963 में केनिया आजाद यानी ना, उससे पहले केनिया से वो भागना था और भाग गए। 1959 में नहीं, बोलिए अच्छा बात। 1959 में ही वे उगांडा चले गए थे और ये एक रिवर्स जर्नी था उनके लिए, क्योंकि चेतना, इनका जो जगह वो केनिया जो उस समय माओ माओ रेबेलियन से पीड़ित था, यानी जो बाहर के कोलोनाइजर्स हैं, ब्रिटिश हैं, इनके खिलाफ जो पीजेंट्री है, देश के जो खेत में मजदूर समुदाय है, वे एक्टिव रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। और माओ माओ रिबेलियन जो उस समय चल रहा था, उस समय वो उगांडा चले गए अपने देश को छोड़कर, और उगांडा में जाकर के उनको सबसे पहले, मैंने रिवर्स जर्नी की बात इसलिए कर रहा था
सबसे पहले उनको लगा कि एंटी कॉलोनियल जो चेतना वो उनके अंदर जागृत हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम तो सोच रहे थे कि केनिया श्वेत लोगों की देश है, पर उगांडा में आने के बाद हमको लगा ये श्वेतों का देश नहीं है। अपना देश जो है, केनिया जो है, ये काले का देश है, काले लोगों का देश है। केनिया इज अ कंट्री ऑफ द ब्लैक्स, नॉट द व्हाइट्स। और ये चेतना, एंटी कॉलोनियल चेतना, कि अब केनिया ब्लैक्स जो है उनको जगाना है, उनको रिप्रेजेंट करना है। शायद वही चीज इसके एक दशक बाद, 1960 के बाद, 1970 में आते आते उसी बात से प्रेरित होकर के वे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना ही छोड़ दिए। अपना लैंग्वेज जो कि कूल है उसमें लिखना शुरू कर दिए। तो मूविंग द सेंटर करके उनकी एक किताब है, उसमें लिटरली वो कह रहे हैं कि केनिया से उगांडा की जो यात्रा 1959 में जो हुई थी, वो एक रिवर्स जर्नी था, और उसको वो होम कमिंग कहते हैं। होम कमिंग इस सेंस में वो कह रहे हैं कि उनका होम, घर, उनसे छीना हुआ था। उगांडा जा करके, मैंने अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में, अफ्रीका के अंदर ही जा करके उनको लगा कि अफ्रीकान, AFRIKAAN, अफ्रीकान आइडेंटिटी क्या हो सकता है, एक डीकोलोनियल नेशन क्या हो सकता है। केनिया काले लोगों की देश है, श्वेतों की देश नहीं है। पेटल्स ऑफ ब्लड इनके जो नॉवेल है, जून 2001 में इसके ऊपर इंट्रोडक्शन और पेंगुइन से छपा है इसका एक संस्करण, जिसका इंट्रोडक्शन लिखे हैं मोजेस इसेगावा। उनको मैं कोट करना चाहूंगा, वो उस जर्नी के बारे में लिख रहे हैं। In his book Moving the Center, and I quote Isegawa, Gugi calls the journey to Uganda a homecoming. Uganda helped him to understand his sense of being Kenyan. Most of all, that Kenya was a black man's country, not a white man's country as he had thought before his epiphany. And therefore, that colonialism was, ये बहुत बहुत ही तीव्र उनका एक प्रतिरोध का भावना इसमें रजिस्टर होता है। ये सेंटेंस का लास्ट आखिरी जो पार्ट है कि that colonialism was a rape, a criminal act, not masturbation. ये स्वतः अपनी इच्छा से सुख के लिए हम कर रहे हैं, ऐसी कोई एक्ट नहीं है। ये जबरदस्ती हम पर थोपा जा रहा है, प्रताड़न, उत्पीड़न का एक रूप है। दिस इज अ रेप, अ क्रिमिनल एक्ट, नॉट अ मास्टरबेशन एज सम अपोलोजिस्ट्स रैशनलाइज्ड इट। ये प्रताड़ना क्यों है? हम फिर से कोट कर रहे हैं, it dispossessed, dislocated and destroyed people's idea of themselves by trampling on their culture and trying to replace it with the colonizer's culture. colonizer का जो कल्चर है, विदेशियों का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको खाली थोपा नहीं गया, बल्कि इस तरह से जबरदस्ती उसको थोपने की प्रयास की गई, जिसके वजह से वो कह रहे हैं कि वो डिस्पोजेस कर दिया, डिसलोकेट कर दिया और लगभग डिस्ट्रॉय यानी खत्म कर दिया। 1963 में केनिया आजाद होता है, देश में वो फिर से लौटते हैं और
1967 में, और तब वो अंग्रेजी में लिख रहे थे, अंग्रेजी के विद्वान थे, दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में अंग्रेजी पढ़ाए हैं, और वर्ल्ड लिटरेचर्स के साथ उनकी जो वर्ल्ड लिटरेचर्स के बारे में उनकी जो समझ है वो बहुत गहरी थी। तो फ्रांस फैनन को मॉडल मानते हुए अपने राइटिंग्स को जो वो डेवलप कर रहे थे, उसी के क्रम में 1967 में केनिया के अंदर वो देख रहे अंग्रेजी विभाग, नायरोबी यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग किस तरह से चल रहा है, और उसमें वो देखते हैं कि 1967 में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था, और सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड, उसमें वो गए थे, करिकुलम भी वो देख रहे थे किस तरह से केनियन बच्चों को आजादी के बाद अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई दी जा रही है। और उनका टिप्पणी यह था कि in 1967 he was shocked to find the English department of the University of Nairobi organized as if nothing had changed. आजादी से पहले जो भी था, आजादी के बाद लगता है कुछ भी बदला नहीं। All was changing in the world, कुछ भी अभी भी नहीं बदल रहा है। और जैसे मैंने कहा 1970 से शुरू करके 1977 तक आते आते वे पूरा का पूरा अंग्रेजी भाषा में लिखना ही छोड़ दिए, और गिकुयू करके उनका जो अपना भाषा है उसमें वे लिखना शुरू कर दिए। किस केनिया की बात वो लिख रहे थे? न्यू कॉलोनियल केनिया की बात कर रहे थे। न्यू कॉलोनियल मतलब न्यू, नए रूप से, नए सिरे से साम्राज्यवाद और कॉलोनियलिज्म जिसके अंदर पनप रहा, किसके द्वारा? अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही सरकार के द्वारा, अपने ही चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा। जिस केनिया के बारे में क्योंगो लिख रहे थे, वो केनिया वर्किंग क्लास का केनिया था। इसलिए एक डेडिकेटेड मार्क्सिस्ट लेखक के रूप में दुनिया भर में उनका पहचान है। वो कह रहे थे जितने भी स्ट्रगल वर्किंग क्लास लोग लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे अपने ही सरकार के खिलाफ। राजनीतिक आजादी मिलने के बाद भी, यानी आजादी राजनीतिक रूप से तो मिली तो है, पर एक महत्वपूर्ण पहलू जो उसका है, जो क्लास स्ट्रगल की पहलू है, क्लास स्ट्रक्चर की पहलू है, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। श्वेत लोग काले लोगों को खाली अमीनी दे करके चले गए, जबकि लड़ाई माओ रिबेलियन जो लड़ रहे थे वो पीजेंट क्लास के लोग लड़ रहे थे, वर्किंग क्लास के लोग लड़ रहे थे, पर सत्ता उनको हासिल नहीं हो पाया। और इस स्थिति में अगर सत्ता हासिल नहीं हो पाती है तो वर्किंग क्लास वंचित ही रहते हैं। और जिस केनिया के बारे में वो लिख रहे थे, वो उस केनिया जहां पर वर्किंग क्लास अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। और वो लिख रहे हैं कि केनिया ऑफ द वर्किंग पीपल ऑफ ऑल नेशनलिटीज, ये खाली और खाली केनिया एक देश के रूप में नहीं। जब वर्किंग क्लास की बात होती है तो वर्ल्ड वाइड वर्किंग क्लास यूनिटी की बात करते हैं, और ये कह रहे हैं कि समूचे विश्व भर में जितने वर्किंग क्लास पीपल हैं, ये सब की लड़ाई केनिया के अंदर जो चल रहा है अपने ही न्यू कॉलोनियल ताकतों के खिलाफ, वो सबको एकताबद्ध करता है कहीं ना कहीं। केनिया of the working people of all nationalities, and their heroic struggle against domination by nature and other humans
ओवर सेंचुरीज, सदियों से चलते आ रहा जो शोषण और दोहन की संस्कृति साम्राज्यवादियों ने वर्किंग क्लास के लोगों के ऊपर थोपे हुए है, जो कि एक देश को चलाते हैं, वो खत्म नहीं हुआ है। तो मैं सपना उस केनिया का देखता हूं जिस केनिया के अंदर वर्किंग क्लास के लोग पीड़ित और नहीं होंगे, अत्याचारी नहीं होंगे, भले अपने ही लोगों के द्वारा क्यों ना। और उस केनिया राह दिखाएगी पूरी विश्व की जो वर्किंग क्लास हैं और कहने के लिए तो बहुत बात कही जा सकती है, पर मैं दो पॉइंट्स बोल करके, क्योंकि बाकी लोग हैं, सूरज जी हैं, बाकी लोग हैं, बोलेंगे, दो पॉइंट्स हम बोल करके खत्म करना चाहेंगे। पेटल्स ऑफ ब्लड, इस नॉवेल के अंदर 1977 की इस नॉवेल के अंदर जो मोटा मोटी लिखी गई है या जिसको दर्शाना वो चाहे है, वो एक है कि इंटेलेक्चुअल की स्थिति क्या है, मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल की स्थिति है क्या, और दूसरी है महिलाओं की स्थिति क्या है। और इंटेलेक्चुअल की स्थिति अगर देखा जाए तो देखा जाएगा वो जितना भी रेजिस्टेंस की बात, जिसको हम लोग माउथ सर्विस करते हैं, कहते हैं, शब्दों में कितना भी बात बोले वो उसी जाल में फंसे हुए हैं। और महिलाओं की स्थिति अगर बोला जाए तो एकदम ब्यूरोक्रेसी के ऊपर में जो लोग हैं, जो सत्ताधारी पुरुष हैं, वे जिन महिलाओं को यूज करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, और जो वर्किंग क्लास महिलाएं हैं, ये दोनों तबके के महिलाओं में कोई अंतर नहीं है अगर प्रताड़न की बात की जाए, उत्पीड़न की बात की जाए। हाँ, फिजिकल लेवल पर हो सकता हो कि संघर्ष थोड़ा सा कम दिखे, क्योंकि जो हायर क्लास एलिट महिलाएं हैं वो उस चीज को कॉम्प्रोमाइज करते हैं उस चीज के साथ, और वर्किंग क्लास महिलाएं भी कॉम्प्रोमाइज शायद कुछ लेवल तक करते हैं, पर फिर भी रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रहते हैं। पर मोटा मोटी अगर देखा जाए तो दोनों तबके की जो महिलाएं हैं वो सेम लगभग स्थिति में है। तो मुनीदा जो प्रोटैगनिस्ट है, जो नायक है इस नॉवेल की, तो वो उसके बारे में इसागवा कह रहे हैं कि and I quote Segawa, it becomes evident that Munira embodies the traits of the middle classes. वो middle class intellectual है. Their vacillation when it comes to commitment to big issues. जब प्रतिरोध संघर्ष की बड़ा मोर्चा खोलने की बात की जाती है, तब वो उसमें भागीदारी अपना निभाएंगे नहीं निभाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं उनमें एक दुविधा आ जाती है। देयर entrapment, वही हम बोल रहे हैं, जाल में फंसे हुए, entrapment between the ruling class and the peasants, their chauvinisms, the mental terror of progressive class politics. बोलते तो है प्रोग्रेसिव है, पर कहीं ना कहीं ये खाली माउथ सर्विस, लिप सर्विस तक ही सीमित रह जाता है। जब एक्टिव ग्राउंड लेवल स्ट्रगल की बात होती है, बड़े पैमाने में संघर्ष की बात की जाती है, कहीं ना कहीं उनके मन में भी दुविधा बन जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है सांस्कृतिक में भी वो खुद को और ज्यादा तरक्की वाले दिखाने के लिए कहीं ना कहीं वो भी कंप्रोमाइज करते हैं, और शायद पेन सर्विस, लिप सर्विस देते देते ग्राउंड में स्ट्रगल करने की क्षमता या इच्छा कम हो जाती है। तो वांसा करके जो हीरोइन है इस नॉवेल की, उनकी स्थिति के बारे में अगर बात की जाए, जैसे मैं कह रहा था वुमेन क्वेश्चन, उसकी अगर बात की जाए तो
इसे क्या वो लिख रहे हैं कि शी इज अ वुमन ऑफ मिस्ट्री एंड सीक्रेट्स टॉर्मेंटेड विद अ बिग बर्डन टू कैरी। ये भी प्रताड़ित महिला है और इनकी जिंदगी इनको जैसे मिली है एक बर्डन की तरह, एक बोझ की तरह। किस तरह से? She has suffered much in life, like many other women, starting with sugar daddy who jilted her. कोई बहुत अमीर आदमी को यूज करके और तुरंत फेंक दिया है। She has sold herself in many a bar. कई अल्कोहल बार में वो खुद को बेच डाली है। But Googie does not allow us to despise her because that would be despising a huge section of Kenyan women or Kenya itself. Googie कभी भी one's up despise यानी घृणा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका मानना है अगर मैं one's up घृणा करूंगा तो कहीं ना कहीं इस देश के ज्यादातर महिलाओं मैं घृणा करूंगा। सभी की स्थिति लगभग बराबर है। और अगर देश को मातृ रूप में हम लोग देखते हैं, जिस तरह से आज के डेट में राइट विंग बहुत ज्यादा उसको भारत माता के रूप में प्रकाशित करना चाहते हैं, उसको उस रूप में अगर हम देखेंगे तो इनके साथ जो गलत हुआ है, जो प्रताड़न इनका हुआ है, जिस किस्म के अत्याचार इनके ऊपर हुआ है वांजा के ऊपर, वो केनिया के साथ भी हो रहा है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र के महिलाओं के ऊपर अत्याचार होना राष्ट्र के जो आत्मा है उसके साथ ही अत्याचार होता है। तो ये थोड़ी सी दो बात, थोड़ी बहुत मेरी जानकारी जो थी थियोंगो के बारे में, वो आप लोग के साथ साझा किया। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि और ज्यादा समझ के लिए मैं दूसरे बताऊंगी सुनूं। बहुत बहुत धन्यवाद।